हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 1 जून है और 1 जून से लेकर के अब जब तक आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम या यूपीपी के वनडे एग्ज़ाम या यूपीपी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यदि वह नहीं हो पाता है, जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक यह T20 की सीरीज चलती रहेगी। और हाँ, केवल यह यूपीपी के हिसाब से नहीं होगा, हर स्टेट में जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सभी वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को रखा गया है। इसी तरीके से इस प्रैक्टिस सेट में यह जो प्रैक्टिस सेट T20 सीरीज से नाम से चल रहा है, इस सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। जैसे वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की बात करेंगे, यूपी SSC पीईटी की बात करेंगे जिसे हम पेड बोलते हैं, कनिष्क सहायक की बात करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे जितने भी प्रकार के आपके एग्ज़ाम हैं, यूपीपी हैं, समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, इन समस्त बिंदुओं पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले, आज 1 जून है, 1 जून पहला प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इसके पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुज सर की यूपी स्पेशल की क्लास बहुत ही शानदार चल रही है। आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम देना है तो वह बैच वहाँ से सहायक होगा। बिल्कुल फ्री लेवल, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, आप वहाँ से बेहद बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से अशोक सर की जो क्लासें हैं वह क्लासें भी बढ़िया तरीके से चल रही हैं। स्टैटिक जी के पूरा कवर किया जा रहा है। किसी भी वनडे एग्ज़ामों के लिए यह सहायक है, आप वहाँ से भी क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी श्रृंखला में राजेश सर की भी करंट अफेयर की क्लास और मेरी हिंदी और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनसे रिलेटेड हम लोग क्लास लाते रहेंगे। तो आप लोग एग्जिस्ट एकेडमी में बने रहिएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। देखिए, क्वेश्चन 2 बन जाता है इसमें से। सबसे पहले समझना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। पहली बात, एकदम बेसिक से इस प्रैक्टिस सेट में पूरी हिंदी समाप्त हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने पूरी हिंदी समाप्त कर दिया। तो सबसे पहली बात समझना है वर्णमाला है क्या। तो वर्णमाला की डिफिनीशन होती है वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल तो हमने परिभाषा तो हमने रट लिया, लेकिन वास्तव में क्रमबद्ध और व्यवस्थित का मतलब क्या होता है। मेरा मतलब कहने का यह है कि वर्णमाला आप किसे कहेंगे। जैसे हमने कहा छोटा आ है तो छोटा आ के बाद बड़ा आ लिखा है। इसी तरीके से छोटी ई, बड़ी ई, इसी तरीके से आपका हो जाएगा ऊ हो जाएगा नहीं, या का लिखा है, खा लिखा है, गा, घा, अंगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह वर्णमाला में एक सीक्वेंस के हिसाब से लिखा है कि छोटे आ के बाद बड़े आ आते हैं। इसी तरीके से छोटी ई फिर बड़ी ई आती है। का के बाद खा आता है, गा आता है, घा, अंगा आता है। मेरे कहने का मतलब का के बाद चा तो नहीं है, या टा, पा, खा, इस तरह तो नहीं। ये भी वर्णों के समूह ही हैं, लेकिन इनको वर्णमाला हम नहीं कहेंगे। वर्णमाला कहेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध, एक क्रमबद्ध है और एक व्यवस्थित तरीके में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं क्या, इसलिए इसे बोल देते हैं वर्णमाला। अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले हिंदी में वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या, तो जब कुल की बात करेंगे तो यहाँ पे 39 हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन क्या पूछा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। और यह क्वेश्चन वीडियो 2016 विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2016 के एग्जामों में पूछा गया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्वनियाँ हिंदी में 2 प्रकार की होती हैं। एक भाई साहब आपके स्वर हो जाएंगे, एक आपके भाई साहब कौन हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समझ में आई बात। स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी होती। मतलब क्या है? स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है,
उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जब व्यक्ति की किसी अन्य की सहायता नहीं पड़ेगी, इसका मतलब एक स्वतंत्र होंगे। इसका मतलब यह है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है, जिनको बोलने के लिए या जो स्वतंत्र होते हैं उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता लेते हैं। क्या लेते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हमने कहा का, तो का के साथ का प्लस आ आया। जब का के साथ आ आया, इसका मतलब इस व्यंजन के साथ यह स्वर आया। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जब ये स्वर की सहायता से बोले जाएंगे तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, ये विकलांग हो जाएंगे। विकलांग बोले तो अस्वतंत्र हो जाएंगे, ये बिना स्वर की सहायता से चल ही नहीं पाएंगे। तो ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ये भी क्वेश्चन वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है। अंतस्थ व्यंजन, आइए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने समझ ही लिया व्यंजन क्या होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और यह का से लेकर के माँ तक होते हैं। तो का से लेकर के माँ तक कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। का चा टा, ऐसे देखिए का चा टा ता पा, तो एक वर्ग में 5, तो 5 वर्ग में कितने, 25। तो 5 वर्गों में विभक्त है मेरे भाई, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। संख्या 25 होती है। का से माँ तक क्या होता है, का से माँ तक होते हैं। अब का उच्चारण स्थान कंठ, चा का तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये सभी भागों को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरी बात को समझना है, स्पर्श व्यंजन हो गया। अब आइए अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है भाई साहब, अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या होती है 4। या रा लावा, क्या होता है, या रा लावा। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या होती है, सा, खा, सा, हा, कितने हुए, 4। कितने हुए, 4। कुल व्यंजन 25, 25 4 29, 29 4 33। पहला वाला क्वेश्चन 33, लेकिन हिंदी में कुल व्यंजन 39। इसका फाइनल आंसर बी हो जाएगा। यह भी मेरे दोस्त यूपी SSC वीडियो के एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आपका एक क्वेश्चन है TGT 2010 में पूछा गया था। TGT बहुत हाई लेवल का हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं है। क्वेश्चन है सुख दुख के बीच में लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। सुख दुख के बीच में लगने वाले चिन्ह को हम बोलते हैं क्या, योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। क्लियर हुई बातें, योजक चिन्ह बोलते हैं। आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए भाई साहब, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी। भाई साहब एक बात को ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन हर एग्जामों में टपक जाता है। मतलब कहने का है कि यह क्वेश्चन किसी भी एग्जामों में छप सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है। मतलब इसमें शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, कवयित्री हो जाएगी। कवयित्री याद रहेगा, देख लीजिएगा। बहुत दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उज्ज्वल। यहाँ पे उज्ज्वलन लिखा हुआ है, लेकिन आप उज्ज्वल समझिएगा, ये इसी तरीके से लिखा जाता है। ये फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। कवित्री हो गया, उज्ज्वल हो गया, इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो फाइनल आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शुद्ध वर्तनी, तो ए उज्ज्वलन। देखिए उज्ज्वलन का मतलब आप कह सकते हैं उज्ज्वल, तो ये उज्ज्वल या उज्ज्वलन, ठीक। ये वीडियो 2010 के एग्जामों में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्वार्थ में संधि होगी। सेट करिए, स्वार्थ में संधि कौन सी होगी। देखिए जब कभी भी आप पिछला वीडियो देखे रहे होंगे तो आपको स्वर संधि पढ़ाए थे। देखिए सबसे पहले समझ लीजिएगा, बेसिक से समझ लीजिएगा। सबसे पहले संधि, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए संधि भाई कहाँ होगी, संधि का मतलब होता है समझौता। और संधि या समझौता कहाँ पे होगा, जहाँ पे दो चीज़ों में डिस्प्यूट होगा। कैसे, हमने जैसे लिख दिया विद्या और धन, लिख दिया विद्या धन आलय, ठीक। अब यहाँ पे पूरा लिख देते हैं विद्या और आलय। बात को समझिए, ये विद्या में द्या और ये विद्या में आ, ये देखिए दोनों चीज़ें क्या डिस्प्यूट है। दोनों चीज़ों में क्या है आपका डिस्प्यूट है कि नहीं, और लिखने में भी अजीब लग रहा है। तो ये
ए यहाँ से दया निकला और यहाँ से ए निकला, और दोनों लोगों ने आपस में संधि कर लिया, समझौता कर लिया, और इसलिए इसका फाइनल क्या बन गया, बड़ा दया बन गया। अर्थात विद्यालय कैसे लिखा गया, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे दो देश के बीच में कोई विवाद हो, कोई दो सीमाओं के बीच में कोई विवाद होता है, तो वह संधि या समझौते के माध्यम से सॉर्ट आउट किया जाता है। उसी तरीके से संधि भी होती है। जब दो वर्डों में कोई विवाद होता है तो संधि होती है, इसलिए दो निकटवर्ती वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। तो अब आइए बात को समझते हैं। देखिए, संधि 3 प्रकार से होती है। एक भाई साहब को स्वर संधि कहते हैं, एक भाई साहब को व्यंजन संधि कहते हैं, और एक भाई साहब को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो ये जो स्वर संधि होते हैं, स्वर संधि के 5 बेटे हैं। मतलब कहने का मतलब है, संधि हो गया आपका दादा, और दादा के 3 लड़के हैं, दादा के 3 बेटे हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग, और स्वर के कितने बेटे हैं, 5। तो इनके 5 बेटे में एक बेटे हैं दीर्घ, एक बेटे का नाम है क्या, गुण। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, एक अयाधि संधि, और एक आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, एक आपका लास्ट में हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि। ठीक, ये आपकी 5 प्रकार की संधि हो गई। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है स्वार्थ में कौन सी संधि होगी, स्वार्थ में कौन सी संधि होगी। आइए हम लोग इसको समझते हैं। स्वार्थ में कौन सी संधि है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका स्वार्थ, इसमें बताना है संधि कौन सी होगी। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़का, ये जहाँ पे 2 बड़के भाई दिखाई देंगे, जहाँ पे 2 बड़की बहन दिखाई देंगी, और जहाँ पे 2 बड़कऊ दिखाई देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यह है कि जहाँ पे बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे, बड़ी ई की और बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे, आप समझ जाइएगा यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। कैसे, स्वार्थ का लिखा है स्वाधन अर्थ। ठीक, ये यहाँ पे आ हो जाएगा और ये यहाँ पे आ हो जाएगा, और दोनों छोटे भाई मिल करके क्या बना लेंगे, बड़का बना लेंगे, और बड़के में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। समझ में आई बात। स्वार्थ में क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। आइए समझते हैं अन्वेषण का क्या होगा। क्या अनुधन्वेषण, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक क्वेश्चन आपका यूपी SSC, ये देखिए गलत छाप दिए हैं, ये हो जाएगा आबकारी सिपाही। क्या होगा, आबकारी सिपाही। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और आज भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा अनुधन्वेषण। अनुधन्वेषण का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे यह संधि आपकी क्या हो जाएगी, अनुधन्वेषण का। एक बात सुनिएगा, क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति पूछ ले कि इसमें भाई साहब संधि कौन सी लगाएंगे, इसमें आप लगा दीजिएगा यण संधि, और यण संधि किस बेस पे लगा देंगे। भाई साहब एक जादू देखिएगा, यहाँ पे या रा लावा, या रा लावा के पहले यदि आधा व्यंजन आता है तो 90 नहीं, 99 नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% संधि आपकी यहीं से सेट हो जाती है। या रा लावा के पहले यदि आधा व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पे यण संधि हो जाती है, और इसका फाइनल आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रतिदिन में समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, समास, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। एक भाई साहब के होते हैं अव्ययी भाव समास। अव्यय, जिसका अव्यय नहीं होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास कैसे होगा, जहाँ पे आ, यथा, आवत, आवत, वे, हर, उप, भर, ये शब्द से यदि किसी भी प्रकार के जो शब्द होते हैं उनकी स्टार्टिंग होती है, इस प्रकार के शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुई बातें, यहाँ तक बातें समझ में आई। यहाँ तक बातें आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये जो अव्यय होते हैं, ये इतने सारे शब्द यदि किसी भी शब्द से स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन सर यहाँ पे तो ये सारे शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो एक आपको फिर से जादू बता रहे हैं इसका। दूसरा आपका क्या है, द्विरुक्ति। एक द्विरुक्ति की बात करेंगे तो द्विरुक्ति होती क्या है। द्विरुक्ति का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी शब्द रिपीट में होता है। रिपीट की बात करेंगे, जैसे प्रतिदिन, जैसे यहाँ पे दिखाई देगा दिनों दिन, हाथों हाथ, दिनों दिन, हाथों हाथ, धीरे धीरे। यदि इस प्रकार के कोई भी शब्द दिखाई दे रहे हैं
तो इन प्रकार के शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरीके से तत्पुरुष समास की बात करें, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद बोले तो जैसे हमने कह दिया राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, इस तरीके के जितने भी समास दिखाई देंगे द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास की बात करेंगे तो जहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची होता है, लेकिन हर संख्यावाची शब्द आप नहीं कह सकते हैं कि द्विगु समास होगा, क्योंकि वहाँ पर कहीं कहीं पर बहुब्रीहि समास भी होते हैं। क्लियर हुई बातें। तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, मतलब अन्य पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तुलसी कृत में कौन सा समास है? देखिए, तुलसी कृत में कौन सा समास है, और यह क्वेश्चन MPSI 2017 में पूछा गया था। आइए बात को समझते हैं कि तुलसी कृत में कौन सा समास होगा। तो इसका विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो ये यहाँ पे कौन से समास होंगे, बात को समझना है। कर्मधारय समास की बात करेंगे तो यहाँ उपमेय और उपमान बताएंगे, या विशेषण विशेष बताते हैं। या एक बात को याद रखिएगा कि कर्मधारय समास में तोड़ने पर है जो के समान, मतलब यदि कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं, है जो के या के समान यदि आता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास की बात करेंगे, दोनों शब्द प्रधान होंगे, जैसे राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, इस तरीके के, पाप पुण्य, गंगा यमुना, इस प्रकार के यदि शब्द दिखाई देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, द्वंद्व समास। द्विगु समास में संख्या को बताता है, और तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास क्या होगा, तुलसी द्वारा कृत। मतलब कि ऐसा समास मेरे भाई जिसको तोड़ने पर जो कारक की विभक्तियां हैं, यदि वो विभक्तियां शामिल होती हैं, तो इस प्रकार के समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक, किसी भाई साहब को जहाँ तक कोई दुख तकलीफ है, यहाँ डी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च में शब्द में कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो दोनों पद प्रधान होंगे। कर्मधारय समास की बात करेंगे तो है जो या के समान आ जाता है, या विशेषण विशेष से बताएगा। बहुब्रीहि समास की बात करेंगे तो बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, और इसमें ज़्यादातर आपके पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। मतलब क्वेश्चन कह देगा लंबा है उदर अर्थात जिसका, मतलब कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट कर रहा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास की बात करेंगे, इसका प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। यथा, आवत, बे, हर, उप, इस प्रकार के यदि शब्द दिखाई देते हैं अव्ययी भाव समास होते हैं। कोई द्विरुक्ति की बात करेंगे, दिनों दिन, हाथों हाथ, धीरे धीरे, प्रतिदिन, ये सारे क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे काली मिर्च का मतलब है काली है जो मिर्च, और काली है जो मिर्च में है जो आया, और यह क्या बताएगा, कर्मधारय समास। इस हिसाब से इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर कर्मधारय समास होगा। और यह क्वेश्चन MPSI 2016 में भी पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कपाट का तद्भव होगा। देखिए, एक होता है तत्सम शब्द, एक होता है तद्भव। देखिए, तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और संस्कृत के शब्द को जो अपनी बोलचाल भाषा में हम लोग बोल देते हैं, अवधि में या किसी भाषा में, या आप कह सकते हैं संस्कृत से कुछ शब्द अपने सुविधा के लिए बोल देते हैं, इस प्रकार के शब्द को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। मतलब जो संस्कृत से होते हैं, ठीक, या संस्कृत को कुछ उसको बिगाड़ने के लिए उसका प्रयोग कर दिए होते हैं। जैसे हमने कहा कपाट, कपाट का तद्भव क्या होगा, तो कपाट एक अपने आप में तत्सम है, शुद्ध क्या होता है, कपाट होता है। अब इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं किवाड़। बात समझ में आई। कहने का मतलब है घर और में क्या बोलते हैं, किवाड़ा खोल दो, तो ये किवाड़ा शुद्ध नहीं है, ये तद्भव है, ये गलत है। और संस्कृत वाला शब्द क्या है, कपाट है। इसी तरीके से बात समझ में आई। मतलब इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार हम बोल देते हैं, क्या, तद्भव के रूप में। क्लियर हुई बातें। आइए आगे समझते हैं आगे बातें। हाँ, यह क्वेश्चन सिपाही, आबकारी सिपाही
2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो इसका फाइनल आंसर किवाड़ा हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। तद्भव का मतलब है गलत। जैसे हमने कहा कि ग्राम का क्या तद्भव हो जाएगा, गांव हो जाएगा। आंसू, आंसू का क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। सूर, ठीक है। ये आपका माथा, आपका क्या हो जाएगा, सूर का क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सूरज लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि सूरज बोल देते हैं। अब कोई व्यक्ति रो रहा है तो कहेंगे आंसू गिरा रहा है, नहीं, आंसू नहीं होता है। इसको अपनी सुविधा के अनुसार, जो गांव में समाज में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस तरीके का गांव बोल देते हैं, आंसू बोल देते हैं। प्रायः हम लोग भी इसी तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं। शायद उनको यह नहीं पता होता है कि इसका शुद्ध कुछ और होता है। तो यहाँ पे माथा जो होता है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, मस्तक होगा। क्लियर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि होगा, जो आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जो काम करना कठिन होता है उसको हम दुष्कर कहते हैं। फाइनल आंसर ए हो जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है जो कठिनाई से मिलेगा उसको हम दुर्लभ कह देते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में यह क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बात ध्यान रखिएगा, यह सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यहाँ से जो 20 से 25 या 30 प्रैक्टिस सेट जो कराए जाएंगे, इसमें आपकी हिंदी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, आप लोग देखिएगा पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराए गए थे। और हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन चारों सेट में, चारों यूपीपी के चारों सेट में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे भी गए थे। ठीक, तो यह चीज़ें आप लोग ज़रूर शेयर करें। यह चीज़ें आप लोगों की एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पीने के इच्छा को क्या कहते हैं। तो पीने के इच्छा को पिपासा कहते हैं। और यह देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका MPST नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा MPSI। ये MPSI 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जातिवाचक संज्ञा क्या है। पूरा संज्ञा खत्म कर दें। चलिए, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा का मतलब क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का बोध होगा, वस्तु का बोध होगा और स्थान का बोध होगा। यही आपकी क्या है, संज्ञा है। और शायद इसको जीवन भर से पढ़ते आ रहे हैं, यही संज्ञा होती है। ठीक, किसी व्यक्ति को हमने नाम ले लिया, राम कह दिया, हमने कह दिया मोहन कह दिया और किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ये आपकी क्या है, संज्ञा है। कोई वस्तु की बात करेंगे, जैसे हमने कहा मेज हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, क्या है, संज्ञा है। स्थान की बात करेंगे, लालगंज झारा है, प्रतापगढ़ है, आपका प्रतापगढ़ प्रयागराज। इसी तरीके से बहुत सारे जो शहर हैं क्या हो जाएगा, एक स्थान हो जाएगा। और इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, संज्ञा नाम दिया। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। यही 2 संज्ञा में सबसे ज़्यादा विवाद रहता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें जिस व्यक्ति की बात की जाए उसी व्यक्ति का बोध हो, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा राम, तो हमने कह दिया राम, इसका मतलब राम एक लड़का है और राम का ही बोध हो रहा है, केवल राम का बोध हो रहा है। हमने उसी में कह दिया जातिवाचक संज्ञा के लिए लड़का, इसका मतलब है इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी लड़के हैं सबका बोध हुआ। लड़का कह देने से एक को लड़के नहीं बचे, सब लड़के का बोध हो गया। इसका मतलब यह संज्ञा कैसी हो जाएगी, जातिवाचक। तो जो समुदाय को बोध कराया, जिसको एक शब्द कह देने से सबका बोध हो गया, वो क्या हो जाएगा, राम की बात कह दिया। इसी तरीके से जैसे हमने एक लड़की की बात किया, हमने एक लड़की का नाम लिया राधा, तो राधा केवल राधा का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और नीचे हमने लिख दिया लड़की, इसका मतलब है पूरे लड़की समुदाय का बोध हो गया, पूरे लड़की समुदाय का बोध हुआ, तो यहाँ पे कैसी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आइए क्वेश्चन करते हैं। दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात आपकी क्या है, अगली बात को समझना है। जैसे हमने कहा कि शहर, एक एग्जाम्पल आपका क्या है, शहर। देखिए शहर की बात करेंगे तो ये आपका शहर हो जाएगा। और एक शहर में हमने कहा प्रयागराज, तो शहर कह देने से दुनिया में जितने शहर हैं सबका बोध हुआ। अच्छा, हम शहर कह दिए तो हमें नहीं पता चला हम आगरा की बात कर रहे हैं।
हमें नहीं पता चला इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने कहा डायरेक्ट प्रयागराज, हमने कहा डायरेक्ट आगरा, इसका मतलब है जो कह दिया उसी का बोध हुआ। इस तरीके से संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को यह संज्ञा बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई हो। अगर ना समझ में आई हो तो एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर संज्ञा को बहुत ही बारीकी से पढ़ाया गया है, वहाँ से जाकर के आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें छांटना है कि क्या जातिवाचक संज्ञा है। एक है रसीला, ये रसीला बाबू आपके तो होंगे नहीं, ए बी ऑप्शन आपका गलत है। एक कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक रचना है मेरे हिसाब से, तो यह कामायनी आपकी क्या एक बुक की बात, एक रचना की बात हो रही है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पे वकील की बात कह दिया। वकील का मतलब क्या है कि भैया इस हिंदुस्तान में जितने भी वकील हैं सभी वकील का बोध हुआ। अब चाहे वो हाई कोर्ट में बैठते हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठते हों, चाहे झोला छाप हों, चाहे जैसे भी हों, सभी क्या हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, यह 2016 में यूपी SSC कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब क्या है, कोई गाना गा रहा है में सर्वनाम होगा। देखिए सर्वनाम को समझिए, सर्वनाम क्या कहता है, सर्वनाम यही कहता है कि मैं संज्ञा हूँ और मेरा बार बार प्रयोग मत करिए, हमारे स्थान पे आप सर्वनाम का प्रयोग करिए। तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं कौन भाई साहब, संज्ञा के बदले कौन प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम। मतलब कैसे, जैसे हमने एक वाक्य लिखा है, राम खाना खा रहा है, फिर राम गाना गा रहा है, फिर राम सो रहा है, तो हर बात में राम अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले वाले वाक्य में हमने राम लिखा, बाकी दूसरे में राम के स्थान पे प्रयोग कर दिया, जो भी शब्द प्रयोग किया वही भाई साहब क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर हुई बातें। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। कई भेद होते हैं भाई साहब, 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और पहले भेद को समझेंगे। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और एक लास्ट में आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन कह दे कि सर्वनाम के भेद कितने, तो आपको आंसर देना है 6। लेकिन क्वेश्चन कह दे सर्वनाम की मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11। ठीक, देखिए परेशान नहीं होना है, आप लोगों को डेली एक चैप्टर 2 चैप्टर यहाँ से कवर किया जाएगा। अभी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम को भी बेहतर तरीके से समझाएंगे, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, धीरे धीरे एक टॉपिक को एक प्रैक्टिस सेट में निपटाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कोई गाना गा रहा है में कौन सा सर्वनाम होगा। देखिए जहाँ पर बात करेगा कोई कुछ, देखिए कोई और कुछ, वहाँ पे सर्वनाम कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द में क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। पुरुषवाचक में क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यह वह, मैं, हम, आप, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसी तरीके से अब यहाँ पे कोई और कुछ, कोई कुछ का कॉन्सेप्ट कहाँ पे होगा, अनिश्चय में। क्यों होगा, देखिए कह रहा कोई गाना गा रहा है, मतलब गाना गाया जा रहा है और गाना सुना भी जा रहा है, लेकिन यह कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा व्यक्ति गाना गा रहा है, इसका मतलब अनिश्चय है और यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर बातें। और यह क्वेश्चन आपका MPPCS 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन तो बहुत सरल है, MPPCS के लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके भी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंदर डाल पर बैठा है में कारक है। बंदर डाल पर बैठा है में कारक है, तो कारक यहाँ पे विभक्ति क्या होगी, पर, में पर, और में पर जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। अपादान की बात करेंगे, से अलगाव, से अलगाव, अलगाव का मतलब है, अलगाव से क्या मतलब होता है, यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया था। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक सलवन का चला लालगंज में आकर के रुका, इसका मतलब है कि सलवन से चले लालगंज में आकर रुके, इसका मतलब है कि सलवन और लालगंज के बीच में डिस्टेंस बन गई, मतलब दोनों के बीच में क्या हुआ, अलगाव हुआ। और जहाँ पे अलगाव सिद्ध होगा वहाँ पे कौन सा कारक होगा,
अपादान कारक होगा। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी? कर्ता ने याद रखिएगा। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में पर होती है। संबंध का मतलब क्या होता है? का, की, के, ना, नी, ने। और संबोधन कारक की बात करेंगे। अच्छा, लास्ट प्रैक्टिस सेट में यूपीपी के एग्जाम के पहले 2-3 दिन पहले एक प्रैक्टिस सेट करवाया गया था संबोधन कारक का। उसमें हम क्वेश्चन करवाए थे, हे प्रभु रक्षा करो, या इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था, हे प्रभु रक्षा करो या दया करो करके क्वेश्चन कराया गया था। और हूबहू यही क्वेश्चन यूपीपी में पूछ लिया था। उसमें सिर्फ इतना सा चेंज किया था, हे ईश्वर रक्षा करो। तो संबोधन कारक क्या होता है? इसकी कोई भी विभक्ति नहीं होती है, लेकिन ये जो आपका सिंबल होता है, इस सिंबल को आप लोग याद रखिएगा। और दिमाग में यह ना रखिएगा कि हाँ संबोधन कारक है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्लियर हुई बातें? मेरे हिसाब से मेरे भाई यह सेशन कंप्लीट हुआ। T20 सीरीज का पहला सेशन कंप्लीट हुआ। यह सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए आप एग्जिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो। और हाँ, आप यदि इस क्लास को देख करके संतुष्ट हैं तो आप अपने और व्यक्ति को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसी तरीके की सहायता मिलती रहे और उन लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने का एक अवसर प्राप्त हो सके। चलिए, धन्यवाद।